हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका वापस फिर से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने ये पढ़ा था, ये देखा था कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या क्या बेसिक चेंजेस हम करते हैं, और इनके अलावा वर्ब का चयन जो है किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ये अपन ने देखा था। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा था कि कैसे मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर आपका एग्जाम में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सवाल आया है उसका आंसर जो तुरंत ही कैसे हासिल किया जाए, ये सब बातें अपन ने पार्ट फर्स्ट में जानी थी। अभी अपन पार्ट सेकंड में जो इसके अलग अलग रूल्स हैं, अर्थात कितने प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, किस प्रकार के वाक्यों के बनाएंगे, ये सब बातें अपन यहां पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस अपन ले रहे हैं जिनको अपन ने नोट लगा करके वर्ब वाले सेक्शन में देखा था पिछले पार्ट में। अर्थात कुछ ऐसे टेंसेस जिनके पैसिव वॉइस प्राय हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, या फिर कई बुक्स में तो यहां तक भी लिखा होता है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और ये बात सरासर गलत थी, मैंने आपको पहले बताया भी था। तो चलिए अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में लेकर के जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, बोलिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आपने जरूर पढ़ा होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है या नहीं बनाया जाता है। इसी प्रकार की भाषा को तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार से लिखा जाता है, इंप्रेशन हम पे ये जाता है, हमें यूं लगता है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जो कि सरासर गलत है। इनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये बात क्यों कही गई कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है या नहीं बनाया जाता है या अक्सर नहीं बनता, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इन टेंसेज में ऑलरेडी वर्ब बी का पहले से प्रयोग हो रहा होता है। ऑलरेडी वर्ब बी जो है इनमें पहले से प्रयुक्त हो रही होती है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, यहां तो वर्ब बी पहले से आ रही है तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, अर्थात वॉइस पार्ट फर्स्ट में, आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय जरूरी नहीं है कि वर्ब बी का एक ही बार इस्तेमाल हो, वर्ब बी का 2 बार इस्तेमाल भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। और दूसरी बार जब वर्ब बी लगती है तो हमेशा ही बीइंग के रूप में वह प्रयुक्त होती है। चलिए देखते हैं। जैसे वाक्य अपन ने लिया, हनी हैज बीन टीचिंग English for 5 years. Honey has been teaching English for 5 years. यहां पर दोस्तों हमने जो टेंस लिया वो कौन सा है, बताइए? टेंस कौन सा इस्तेमाल किया है? टेंस का किससे पता चलेगा? वर्ब से, ठीक है, क्योंकि वर्ब ही एक ऐसी चीज होती है जो हमें ये बताती है कि टेंस कौन सा है। तो यहां पर आपके सामने वर्ब क्या है, हैज बीन टीचिंग, तो बताइए कौन सा हुआ? बिल्कुल करेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपके सामने, जिसका अक्सर अपन क्या नहीं करते, पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ऐसा अपन ने पढ़ा है, बुक्स में देखा है। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनता है क्या? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? वाक्य में ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें? बोलेंगे इंग्लिश। कैसे पता चला? कैसे पता चला बताइए? आपको ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसे पता चला? तो आप कहेंगे कि सर हमने यहां पर जो मैन वर्ब थी उससे अपने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था व्हाट, अर्थात क्या, और दूसरा प्रश्न था किसे। इनमें से यदि किसी भी एक प्रश्न का उत्तर, वर्ब से पूछे गए इन 2 प्रश्नों में से किसी भी एक का उत्तर यदि आपको मिलता है तो वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। समझे? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आप ले आइए इधर और क्या बना दीजिएगा? सब्जेक्ट बना दीजिएगा। तो इंग्लिश शब्द को अपन ने यहां रख दिया, इंग्लिश। चलिए आगे बढ़िए, अब वर्ब में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, वर्ब के रूप में क्या दे रखा है? हैज बीन टीचिंग।
ठीक है, पहले पार्ट में अपन ने देखा था कि यदि मैन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या जोड़ देंगे, बीइंग शब्द जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए यहां पे इंग्लिश के साथ आप क्या लिखेंगे, हैज बीन, और क्या जोड़ने के लिए कहा गया आपको, बीइंग जोड़ने के लिए कहा गया है। ये लीजिए, इंग्लिश हैज बीन बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉट टॉट, इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट बाय हनी फॉर 5 years। लीजिए, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए अभी अपन इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अलावा हम यहां पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य का प्रयोग करके भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे अगले वाक्य पे चलते हैं। आई विल बी driving the car tomorrow। दोस्तों थोड़ा सा उच्चारण का भी ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो शब्द अपन ने लिखा है टुमारो नहीं पढ़ेंगे इसे, हम इसे पढ़ेंगे टमोरो। यदि आप डिक्शनरी उठा करके देखें तो आपको इसका उच्चारण जो है कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा। ट के साथ में ये ए की ध्वनि है, फिर मैं के साथ ओ की ध्वनि आएगी, फिर रे लिखा जाएगा और औ, और आप इसे पढ़ेंगे टुमारो टुमारो। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज की तरफ। प्रोनाउंसिएशन भी अपन थोड़ा थोड़ा साथ साथ में पढ़ते रहें, अपना उच्चारण सही होता रहे, तो इससे बढ़कर के और क्या बात होगी दोस्तों। ठीक है, एक छोटी सी बात यहां पे बता देता हूं आपको, इस शब्द का उच्चारण, यदि ये शब्द इंडिविजुअल आपके सामने आया है तो आप इसका उच्चारण क्या करेंगे, टू। लेकिन यदि इसका प्रयोग किसी शब्द के पहले हुआ है, अर्थात प्रीफिक्स के रूप में हुआ है, अर्थात उसमें पहले जुड़ गया है, ऐड हो गया है, तो हमेशा ही आपको इसका उच्चारण क्या करना है, ट। ठीक है, तो इस लिहाज से आप इस शब्द को क्या पढ़ने वाले हैं बताइएगा जरा, बताइए, बोलिए, यस यस जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आप इसे टुडे नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, टुडे नहीं पढ़ेंगे, अब आप इसे पढ़ेंगे टुडे टुडे। ओके, इसी तरह से टुनाइट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टुनाइट। ठीक, इसी तरह से आप टुमारो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, टुमारो। ओके, चलिए वापस लौटते हैं। हाँ जी, अब यहां पर जो प्रयुक्त वाक्य है हमारे सामने, यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, जिसका अपन प्राय पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा, चलिए बना के देखते हैं। ठीक है, शर्त सिर्फ एक ही है कि हमें वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, अर्थात हमारी वर्ब कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। तो देखिए वर्ब क्या है इसमें, विल बी ड्राइविंग, ड्राइव चलाना, क्या चलाना भाई, द कार। तो द कार यहां पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आप ले आइए इसे इधर, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट। तो क्या लिखा आपने, द कार विल बी, साथ में क्या ऐड करना आपको, बीइंग ऐड करना है। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल दीजिए, बोलिए, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ड्रिवन बाय मी टुमारो। ओके दोस्तों, ये रहा आपका इसका पैसिव वॉइस, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से। ठीक, चलिए आगे कुछ और तरह के सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंसेस जो है वो अपन यहां पर ले लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में इस सेंटेंस को देखिएगा, नोबडी कैन
टच हिम, नोबडी कैन टच हिम। यहां इस वाक्य में इस वर्ब फ्रेज को देखिए, कैन टच, इसमें कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी यहां पर प्रयुक्त हुई है। ठीक है, चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या आपका? हिम। हिम को सब्जेक्टिव केस में लेकर के आइए, अर्थात किस रूप में लिखिए? ही। अब क्या लिखेंगे आप? कैन। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, कहां पर? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के तौर पे आपके पास यह है इंडेफिनिट प्रोनाउंस ये दिए जाते हैं, तो हम क्या नहीं करते? इन्हें पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के रूप में बदल करके नहीं लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में अलग से भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, यदि इसको नहीं लिखा जा रहा है तो वाक्य पर फर्क क्या पड़ेगा? इसे पैसिव वॉइस में आप बाई प्लस एजेंट के रूप में यदि नहीं लिख रहे हैं तो वाक्य पर फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि यहां पर जो नोबडी शब्द दिया गया है नेगेटिव मीनिंग रखने वाला वाक्य है। कैसा वाक्य जी? नेगेटिव मीनिंग रखने वाला वाक्य है। ठीक है, तो यहां पर आप इस प्रकार से गलती कर सकते हैं। ही कैन, मॉडल के बाद आपने क्या लगाया? बी, फिर क्या लिखा? टच्ड। अब क्या करेंगे आप? नोबडी को लिखेंगे नहीं, तो मैंने यहां पर क्या रख दिया? फुल स्टॉप रख दिया। बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंसेस का मीनिंग जो है वो अलग है। और वॉइस के लिए अपन ने पहले ही चैप्टर में, पहले ही सेशन में बात करी थी कि वॉइस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। ठीक है, जो हमसे ये कहता है कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बेशक आप परिवर्तन कीजिए, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि पहले वाला वाक्य जो है, ठीक है, उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है और दूसरे वाले का अफर्मेटिव मीनिंग है। पहले वाला वाक्य क्या कहता है? नोबडी कैन टच हिम, उसे कोई नहीं छू सकता। जबकि ये वाक्य क्या कह रहा है? ही कैन बी टच, उसे छुआ जा सकता है। दोनों ही क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए इन द मीनिंग। ध्यान देंगे, ऑपोजिट इन द मीनिंग। इसलिए आप क्या करेंगे? आप इस सेंटेंस को यूं लिखेंगे, ही कैन, और नोबडी शब्द जो है इसमें से जो नेगेटिव एलिमेंट है आप इसको नोट के रूप में कैन के साथ, अर्थात ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लिखेंगे। ही कैन नॉट बी टच्ड। और अब आपका वाक्य जो है सही हो गया है। ठीक है, एक बात दोस्तों और गौर कर लें, कैन और नॉट को आप एक सिंगल स्पेलिंग के रूप में लिखना शुरू करें। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप इसे यो ना लिखें। कैन को आपने यहां लिखा, फिर आपने स्पेस रखा, फिर आपने लिखा नॉट, नहीं, आप इस तरह से ना लिख करके इसे कैसे लिखेंगे? कैनॉट। ओके, स्पेलिंग का इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी आप सुन लीजिए, कैनॉट। ओके, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसी कड़ी में हम जो लेने जा रहे हैं अगला रूल, उसको हम नाम दे रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। कौन से वाक्य है जी? डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। इनका अध्ययन जो है अभी अपन करने वाले हैं। अभी डबल ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ठीक है, जैसे नाम से यार सीधा सीधा पता चल रहा है, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट्स कितने मिलने वाले हैं? दो मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? दो मिलने वाले हैं। यानी आपके एक्टिव वॉइस वाले वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहने वाला है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब मिलेगा, वर्ब के बाद फिर आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट, और फिर से आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। अर्थात ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी होगी? दो होगी। फिर से रिपीट कीजिए, ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी होगी? हाँ जी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऑब्जेक्ट्स की संख्या कितनी होगी? डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में दो होगी। तो चलिए आप मुझे यह बताइए, यदि किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आए हैं, कितने ऑब्जेक्ट आए हैं?
डबल ऑब्जेक्ट आए हैं, तो उस वाक्य में इनका क्रम क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका क्रम क्या होगा, डायरेक्ट पहले आएगा या इनडायरेक्ट पहले आएगा? जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस 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 लिखिए, और यहां पर अब सही जवाब पा लीजिए आप। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले लिखा जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा बाद में रखा जाएगा। फिर से सुन लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। ठीक है, इनका क्रम निश्चित है, लेकिन किंतु परंतु ध्यान दें, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट को उसके बाद में रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है यहां पर आएगा। वो परिवर्तन क्या होता है, ध्यान से, जैसे she gave me a gift। इस सेंटेंस को गौर से देखिए, she यहां पर सब्जेक्ट है, gave यहां पर वर्ब है, me यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है, डायरेक्ट कैसे है, मैंने आपको सेशन फर्स्ट में बता दिया था, लेकिन फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ताकि नए स्टूडेंट जो अभी जुड़े हैं उनको भी इस बात का पता चल सके, आप कहीं पर गलती ना करें, चूक ना करें। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक, यदि आप क्या करते हैं, वर्ब से दो प्रश्न करते हैं। कितने प्रश्न करते हैं, दो प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न आपने क्या किया, व्हाट अर्थात क्या, तो इसका आंसर जो है वह कोई इनएनिमेट होगा, इनएनिमेट आइटम होगा, निर्जीव वस्तु होगी। तो देख लीजिए, अ गिफ्ट क्या है, कोई निर्जीव वस्तु है, इनएनिमेट आइटम है, अर्थात यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा प्रश्न जो आप करते हैं इस वर्ब से, वो प्रश्न क्या होता है, किसे, अर्थात whom, और इसका आंसर जो है हमेशा ही क्या होगा, कोई एनिमेट होगा, अर्थात सजीव होगा, अर्थात आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैन वर्ब से दो प्रश्न पूछ लीजिए। कितने प्रश्न पूछेंगे जी, कितने पूछेंगे बताइए, दो प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न क्या पूछेंगे, व्हाट अर्थात क्या। दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे, किसे। ठीक है, इनके आंसर से क्या आपके ऑब्जेक्ट है, क्या इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके आंसर के रूप में जो भी आपके सामने उभर करके आएगा वह कोई इनएनिमेट आइटम होगा। दूसरा प्रश्न आपका होगा whom अर्थात किसे, इसका आंसर जो होगा वो कोई एनिमेट होगा, अर्थात कोई सजीव होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सेंटेंस में यदि दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो उनका क्रम भी निश्चित है। देख लीजिए, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैंने जो बात कही उस बात पे मैं वापस आपके सामने आता हूं। उस बात को लेकर के मैंने कहा कि यदि इस ऑब्जेक्ट के क्रम को बदल दिया जाए, किसको बदल दिया जाए, क्रम को बदल दिया जाए, तो वाक्य में एक बड़ा अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, वाक्य में एक अंतर आ जाएगा, और वो अंतर क्या होगा वो देखते हैं अभी। हाँ जी, वो अंतर क्या आ सकता है, आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि आप पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, तो यहां पर वाक्य के बीच में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मध्य आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, या तो टू का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर फोर का प्रयोग करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, यदि आप इसके फंक्शंस की बात करते हैं ना, फिर ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, फिर ये वाक्य में एडवर्ब की भूमिका में चला जाएगा। किसकी भूमिका में चला जाएगा, एडवर्ब की भूमिका में चला जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, यदि इन दोनों के क्रम को बदल दिया जाए
तो इन दोनों के बीच में एक छुपा हुआ तत्व है, छुपा हुआ एलिमेंट, छुपी प्रिपरेशन आपके सामने निकल करके आएगी, वो या तो 2 होगी या फिर क्या होगी 4। अब काम की बात यहीं से शुरू होती है, काम की बात यहीं से शुरू होती है। वो बात क्या है अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको एक बार रिवर्ट करके देख लीजिए जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, अर्थात इस वाले को, इसको आप कैसे लिखेंगे, शी गेव अ गिफ्ट को पहले ले आइए, अ गिफ्ट। अब मुझे बताइए, यहां आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, इनडायरेक्ट को बाद में रख दिया, इनके बीच में क्या छिपा हुआ है, कौन सी प्रिपरेशन छुपी हुई है, 2 छिपी है, 4 छिपी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट जवाब दीजिए। 2 लिखा है कि 4 लिखा है, फिर से पूछ रहा हूं, यहां पर अ गिफ्ट ब्लैंक मी, यहां ब्लैंक अर्थात रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे या 4 लिखेंगे, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट। बिल्कुल सही जवाब, यहां पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अर्थात यहां पर क्या हाइड था, 2 हाइड था। ठीक है, अब मैं उस बात पे आता हूं अभी जो आपसे कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी दोस्तों, अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं उस पर चलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने, यदि डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में 2 छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है, तो आप उस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसी को भी क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यदि यहां पर 4 हाइड है, 4 छिपा हुआ है, हिडन है, तो आपको केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि 2 हाइड है, 2 क्या है, हाइड है, छिपा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 2 प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए। दूसरा तरीका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए। लेकिन यदि 4 छिपा हुआ था, 4 हिडन था, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना चाहिए। अर्थात एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो पैसिव वॉइस कितने प्रकार से बनेगा जी, 2 प्रकार से बनेगा। ठीक है, पहला तरीका क्या होगा, देख लीजिए। पहले तो आप क्या कर लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वाले स्थान पर ले आइए, फिर वर्ब में परिवर्तन कीजिए। वर्ब का आपको पता ही है, पहले अपन खूब बात करी है कि पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, इसको आप बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आप छोड़ आए थे उधर, उसको रख दीजिए। फिर क्या करेंगे, बाई प्लस एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर लिख देंगे। बाई प्लस एजेंट कहते हैं अपन इसे, इस रूप में हम यहां इसे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आपका तरीका क्या हो सकता है जी, आप क्या करेंगे, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट वाले स्थान पे ले आइए, फिर बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लिखिए। अब आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे, किसे रखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। लेकिन आपको यहां पर बीच में क्या लगाना पड़ेगा, जो भी हिडन था 2 या 4 उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ढाल करके लिखेंगे। ये आपके 2 पैटर्न है, फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हो, कितने ऑब्जेक्ट हो, 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हो, तो इन 2 पैटर्न्स का प्रयोग करके पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका 2 प्रकार से क्या किया जा सकता है, पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ओके, चलिए
लिख लिया आपने, नोट कर लिया, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, फिर इस सेंटेंस पे अपन चलते हैं। ओके, हाँ जी, अब जरा देख लीजिए इस वाक्य में क्या था। यहां पर मी तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और अ गिफ्ट क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक, तो सबसे पहला तरीका ये चेक कीजिए इन दोनों के बीच में हिडन क्या था। तो अभी अपन ने करके देखा था, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, चेक कीजिए। शी गेव अ गिफ्ट टू मी आएगा, अर्थात टू हाइड है, यहां पे छिपा हुआ है, हिडन है। तो क्या करें, आप चाहे तो इनडायरेक्ट से बना सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट से, दोनों तरीके से बना के देखेंगे अपन। तो पहला तरीका लीजिए, मी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस बनाइए आप इसका। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, बोलिए क्या होगा, आई। वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है जी, सेकंड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो बी की सेकंड फॉर्म लेकर के आइए। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज तथा वर। आई के साथ आजकल आप क्या लगाते हैं जी, क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हो, वर लगाते हो। ठीक है, आई के साथ वॉज, आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन। अब अगला ऑब्जेक्ट जो आप छोड़ करके आ गए थे उसको ले आइए, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, बाई रखिए, सब्जेक्ट को लिखिए इधर ऑब्जेक्टिव केस बना के, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ठीक है जी, ये तो आपने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना करके वाक्य का निर्माण किया। अब क्या कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा जी, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए, सेंटेंस बोलिए, कैसे बनेगा बताइए मेरे को। अ गिफ्ट, ठीक है, वर्ब लिखिए, वॉज गिवन। अब अगला ऑब्जेक्ट जो आप छोड़ करके आए, कौन सा छोड़ के आए, मी, उसे रखिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, जो हिडन आइटम था, अर्थात टू मी बाई हर, ये रहा जी। अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाई हर, जो हिडन था प्रिपरेशन, उसको अपन ने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। चलिए एक सेंटेंस अपन और लेते हैं, 4 का लेते हैं अब की बार। शी कुक्ड मी राइस, शी कुक्ड मी राइस। वाक्य का स्ट्रक्चर चेक कीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, पूछो उसे, कुक्ड यानी पकाया, किसके लिए, मी, मेरे लिए, ऑब्जेक्ट क्या, राइस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिडन क्या है वो चेक कीजिए, शी कुक्ड मी राइस, इसको रिवर्ट कीजिए, आपस में एक्सचेंज कीजिए, इनको एक दूसरे के स्थान पे रखिए आप इनको। तो शी कुक्ड राइस टू मी होगा या फॉर मी होगा, जवाब दीजिए, टू मी होगा या फॉर मी, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। शी कुक्ड राइस फॉर मी या टू मी, बिल्कुल सही जवाब है फॉर मी। ओके, तो आप क्या करें, अब फॉर यदि हिडन है तो आप क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, न कि इनडायरेक्ट को। ठीक है, इनडायरेक्ट को यदि बना लेते तो क्या होता, देखिए एक बार बना के देखते हैं। मी को आप किस रूप में लिखते हैं, आई। कुक्ड को आप किस रूप में लिखते हैं, बताइए, आगे आगे बोलते जाइए, वॉज कुक्ड। अब जरा एक बार यहीं तक पढ़ के देख लीजिए आप, तो आई वॉज कुक्ड यानी मुझे पकाया गया। तो भैया मेरे लिए चावल पकाए गए थे या फिर मुझे पकाया गया था, जवाब दीजिए। यानी आई वॉज कुक्ड का मतलब क्या हो गया, कि मुझे पकाया गया, जो कि संभव नहीं था भाई। ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस क्या था, गलत हो रहा था। इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मत लेकर के आइए, किसको लेकर के आइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप यहां पर लेकर के आइए। तो क्या लिखेंगे आप, राइस वॉज कुक्ड, हाइड क्या था, फॉर मी बाई हर, ये रहा दोस्तों, फॉर मी
बाय हर। ओके, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किस तरह से किया अपन ने। यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो तो पहले इनडायरेक्ट आएगा, बाद में डायरेक्ट आएगा। इन दोनों के बीच में या तो टू हाइड हो सकता है या फिर फोर हाइड हो सकता है। और ये हाइड जो आइटम है इसका पता लगाने के लिए क्या करें, आप ऑब्जेक्ट्स के स्थान को चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाते समय यदि टू हाइड था तो आप क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना करके वाक्य का निर्माण करेंगे। लेकिन यदि फोर हिडन था तो आप क्या करेंगे, केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना करके वाक्य का निर्माण करेंगे। ये था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जो अपन लेने जा रहे हैं अगला रूल, वह भी ऑब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, एक स्पेलिंग मैं आपको और दे रहा हूं। इस स्पेलिंग को भी आप देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी आप देख लीजिए। दोनों स्पेलिंग में अंतर क्या है, मैंने डिफरेंट कलर से यहां पर लिखा, देखिए यहां पर ई का प्रयोग हुआ और यहां पर किसका हुआ, आई का। ठीक है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यदि यहां पर आई का प्रयोग हो जाए, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा सूचक शब्द। अर्थात कुछ फ्रेजेज जो बड़ाई में कही जाती हैं, किसी की अपन प्रशंसा करते हैं, उसके लिए अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छे दिख रहे हैं, तो अब किसी ने आपको कह दिया यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर लुकिंग कूल, यू आर लुकिंग वेल, यू आर लुकिंग हैंडसम। ठीक है, इस तरह से कह दिया, तो ये सब क्या है आपके लिए, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, अर्थात आपकी प्रशंसा में कहे गए शब्द हैं। तो स्पेलिंग में क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, ओके। वैसे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स यूज करने चाहिए, एक दूसरे के लिए करते रहिए, अच्छा लगता है। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये क्या है। वैसे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट नामक टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा है, वाइडर है। इसके बारे में आपको यदि संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आगे मैं इस पर एक वीडियो बना करके डालूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं पूरी की पूरी ग्रामर ग्लोसरी जो है उसके पर वीडियोस लेकर के आऊँगा, एक अलग से पूरे इसके सारे वीडियोस होंगे, लगभग यूँ मान लीजिए 100 के लगभग वीडियोस होंगे, जिनमें आपके इसी प्रकार के छोटे छोटे ये जो प्रश्न होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कई बार आपके दिमाग में आ गया ये एडवर्बियल क्या होता है, सर एडजेक्टिव तो पढ़ा था, बढ़िया एडजेक्टिवल क्या होता है, ठीक है सर ये मॉडिफायर्स तो पढ़ा था, ये डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है, सर ये इन्फिनिटिव तो पढ़ा था, लेकिन सर ये स्प्लिट इन्फिनिटिव क्या होता है। इसी प्रकार के आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर के ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर वीडियोस मैं निश्चित रूप से लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अपन थोड़ा रुकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो पहले आप कॉम्प्लीमेंट शब्द को थोड़ा सा हरीडली मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से करके, ज़्यादा वक्त आपका यहाँ पे नहीं लेंगे। कि कॉम्प्लीमेंट शब्द का अर्थ होता है कि वाक्य में वह शब्द, ध्यान से सुनिएगा, वाक्य में वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता हो। किसको पूरा करता हो, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता हो। तो कंप्लीट से क्या बन गया, आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, अर्थात जिसकी एब्सेंस में, जिस शब्द की एब्सेंस में सेंटेंस का मीनिंग क्या रहे, अधूरा रहे, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यदि उसका संबंध किससे है, सब्जेक्ट से है, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और यदि उसका संबंध किससे है, ऑब्जेक्ट से है, अर्थात ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कुछ और ज्यादा वो एक्सटेंड करके कर रहा हो, पूरा कर रहा हो, कंप्लीट कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन किसकी बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करने वाले हैं। यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ हो तो उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कभी भी नेवर एवर आप कभी भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मत बना दीजिएगा।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप कहें सर हम क्यों बनाएंगे भाई, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्यों बनाएंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? समस्या यह है कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो एक आपको अन्य ऑब्जेक्ट की तरह से दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि आप वर्ब से दो प्रश्न पूछते हैं, व्हाट और दूसरा होम। इनके जो आंसर आते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है आपके व्हाट का आंसर बन करके आता है। किसका आंसर बन करके आता है? व्हाट का आंसर बन करके आता है, और आपको कंफ्यूज करता है, और आपको ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है बल्कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि नहीं है। समझ गए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इससे कैसे बचें? बहुत ही आसान सा तरीका है। चंद वर्ब्स ऐसी हैं जो आपको इस बात की चुगली कर देंगे भाई कि मैं अर्थात वर्ब मैं आ गई हूं तो मेरे साथ में मैं डबल ऑब्जेक्ट के रूप में डबल ऑब्जेक्ट लेकर के नहीं आती हूं, मैं सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर के आती हूं। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेकर के आती हूं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेकर के आती हूं। अर्थात हमें यहां पर कुछ वर्ब्स पे फोकस करना पड़ेगा, कुछ वर्ब्स के बारे में जानना पड़ेगा कि ये फला फला वर्ब्स जो है यदि किसी सेंटेंस में आई है, कौन आई है? ये फला फला वर्ब्स जो है, ये फला फला वर्ब्स जो है ये ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में आई है तो उस वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। वहां पर कोई अन्य ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं इनकी अभी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा आप इन वर्ब्स को। यदि वाक्य में किसका प्रयोग हुआ हो? मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, नेम, क्राउन, कंसिडर, एटसेट्रा। यदि वाक्य में मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, नेम, क्राउन, कंसिडर इत्यादि वर्ब्स का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग होता है? किसी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रायः प्रयोग होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन वर्ब्स को याद रखना पड़ेगा, इन वर्ब्स को जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो अब तो बड़ा आसान सा काम हो गया भाई। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या आप करेंगे? आप बोलिए बोलिए, फटाफट जवाब दीजिए। पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह। वर्ब को हम हमेशा ही किस रूप में रखते हैं पैसिव वॉइस में? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसे रख दीजिए। फिर बाई प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के केस में ढाल दीजिए, अर्थात बाई प्लस एजेंट इस रूप में आप लिख दीजिए। दोस्तों इसे फटाफट एक बार नोट करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सीधे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस फॉर्म में डालेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट को बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में यहां पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, अपन सेंटेंस लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिएगा, वी मेड धोनी कैप्टन। हमने धोनी को क्या बनाया जी? कैप्टन बनाया। ठीक है, सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सवाल पूछिए यहां पे, मेड बनाया, किसे? धोनी को। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक, क्या बनाया? यस, क्या बनाया? तो जवाब क्या आया? कैप्टन बनाया। तो अब यहीं पर आपको लगने लग जाता है कि कैप्टन शब्द क्या है? ऑब्जेक्ट है। धोनी सजीव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग रहा है। कैप्टन एक पद है, पोस्ट है, तो क्या लग रहा है आपको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक ऐसा शब्द होता है जो अपने से तुरंत पहले आए हुए ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करेगा? आपको अतिरिक्त अर्थात एडिशनल, अतिरिक्त जानकारी अर्थात एडिशनल इंफॉर्मेशन ये उपलब्ध करवाएगा। समझ गए? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है, इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को भी क्या करता है? कंप्लीट करता है। अर्थात धोनी कौन है? यहाँ पे कैप्टन है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया आपके लिए? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को नहीं पहचाना, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लिया, इससे आपने पैसिव वॉइस बना दिया, तो आपका हाल क्या होगा वो चेक कर लीजिएगा एक बार आप। तो फिर आप क्या करेंगे? कैप्टन को अर्थात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, जो कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा था, उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया आपने, तो फिर क्या लिखेंगे आप? कैप्टन, वर्ब लिखें, was made, फिर बीच में आप क्या ऐड करेंगे? फॉर धोनी। अब सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत हो गया जी। सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे? कैसे हुआ? चेक कर लीजिए, मीनिंग चेक कर लीजिए। कैप्टन वॉज मेड फॉर धोनी, अर्थात धोनी के लिए कैप्टन बनाया गया। गलत है भाई, धोनी के लिए कैप्टन नहीं बनाया गया था, धोनी को कैप्टन बनाया गया था। तो सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ओके, तो आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? धोनी। धोनी वॉज मेड कैप्टन। ठीक है, धोनी वॉज मेड कैप्टन। वी को हम बाई अस में यहां पर तब्दील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई प्रोनाउंस हैं, ऐसे कुछ नाउन्स भी हैं जिनको हम क्या नहीं करते? पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं लिखते। उसकी चर्चा हम आगे वाले सेशंस में करेंगे। ओके दोस्तों, कुछ और वाक्य यहां पर देखिएगा। आई हैव अपॉइंटेड हर सेक्रेटरी। दोस्तों थोड़ा एडवांस बन जाइए, फटाफट इसका पैसिव वॉइस लिखिए, जवाब दीजिए। मेरे लिखने से पहले जवाब आना चाहिए, फटाफट जल्दी से। यदि आप सीख रहे हैं तो मेरे से जल्दी इसका जवाब लिखिएगा आप। यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैव अपॉइंटेड क्या है? वर्ब है। ठीक है, हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सेक्रेटरी क्या है? इस हर अर्थात ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला शब्द, इसके मीनिंग को और कंप्लीट करने वाला शब्द अर्थात ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आप लेकर के आइए किसे? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। हर का क्या बन जाएगा जी? बोलिए शी। हैज हैव का आप किस में चेंज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? यहां पे बिल्कुल बीन इसमें जोड़ देंगे, वह बी का रूप लेकर के आएंगे। शी, वर्ब सिंगुलर इसलिए हैज लिखेंगे। शी हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी बाय मी। ये रहा आपका इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। आगे वाले सेशंस में अपन बाकी के और रूल्स हैं उनको भी लेकर के आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पहला सेशन भी अच्छा लगा होगा और ये दूसरा सेशन, आज का सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा। कई आपको नई जानकारी यहां पर मिली होंगी, लेकिन आपको अकेले के लिए फायदा नहीं उठाना है भाई। आप डोंट बी सेल्फिश। ठीक है, सेल्फिश मत बनिए। आपके और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेनी होती है, आप उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। ठीक है, ये चैनल आपका चैनल है। ठीक है, इस चैनल को भी आप अपने दोस्तों के साथ में ऐप भी पे, व्हाट्सएप पे,
ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वहाँ पर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, यदि आपको अच्छा लगता है तो बताइए, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, प्रोत्साहन, समर्थन दीजिए। थैंक यू दोस्तों।